गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राय सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज हम क्लास 7th के लेसन 1 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। क्लास 7th का सोशल साइंस का जियोग्राफी का चैप्टर चल रहा था आपका, जिसका नाम था इन्वायरमेंट। पिछली वीडियो में हमने इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इन्वायरमेंट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमने जाना था। मेन कंपोनेंट्स में आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और आपका ह्यूमन खुद जो इन्वायरमेंट का हिस्सा है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका लेसन 1 का ही टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे बना है? तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है आपका लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपके नेचर में पाए जाने वाली जो ज़मीन है, वाटर है, एयर यानी हवा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं, यही आपस में मिलकर कंप्राइज होकर नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें नेचुरल इन्वायरमेंट के तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? तो आप लिख सकते हैं हमारे पृथ्वी पर ही जहाँ पर ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल्स हैं ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, कंप्राइज नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इन नेचुरल इन्वायरमेंट को जहाँ पर ये सारे पाए जाते हैं, इन नेचुरल इन्वायरमेंट को अलग अलग डोमेन्स में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? डोमेन्स में। और इन डोमेन्स की अगर हम बात करें तो आपके 4 डोमेन्स मेन हैं जो आपको 6th क्लास में पढ़ने हैं। पहला डोमेन जो है आपका वो है लिथोस्फीयर, दूसरा डोमेन है आपका एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा डोमेन आपका है, तीसरा डोमेन अगर हम बात करें तो वो है एटमॉस्फेयर, और 4th डोमेन है आपका बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। आप साथ में लिख भी सकते हैं, आपको लिखना है तो साथ में लिखते जाइए। बात कर रहे थे हम डोमेन्स के, तो डोमेन्स आपको 3 दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से 4 डोमेन्स में पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट को आप बांट सकते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इनके नाम आपने पहली बार नहीं सुने हैं। क्लास 6th में भी आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम इन्हीं डोमेन्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम एक एक डोमेन्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला डोमेन हमारा है लिथोस्फीयर। कौन सा है? लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर है क्या? लिथोस्फीयर की अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं भूमंडल। क्या कहते हैं हम? भूमंडल, यानी जमीन जिस पर हम रहते हैं। अब जमीन कहाँ कहाँ पाई जाती है? हम तो सोचते हैं कि जो हमें ऊपर दिखाई दे रही है बस यही लैंड का फॉर्म है। नहीं, जो आपका टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। जैसे अगर आप अर्थ की बात करें तो ये जो अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर,
इसी को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि अर्थ को कितने पार्ट में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर हम बात करें तो कई पार्ट में से बांटा जाता है। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द topmost layer of the earth which made up of किससे बनी हुई है, रॉक्स से, चट्टानों से, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो कि चट्टानों से और खनिजों से बनी हुई है, एंड कवर्ड, और किससे ढकी हुई है, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की पतली परत से, आप देखता होगा जिसमें हम निवास करते हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की उसे क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अगर मैं आपका इसका डायग्राम बनाकर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है ये पतली सी परत जो आपको दिखेगी ये है आपके क्या, सॉइल, क्या है ये, सॉइल। उसके बाद रॉक्स और मिनरल्स से जो ये आपकी लेयर बनते हैं ना, इसी को आप क्या बोलते हो, लिथोस्फीयर। क्या कहते हो, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर बिल्कुल प्लेन नहीं है अर्थ पर, क्योंकि अर्थ पे आप जहाँ रहते हैं सतह पर वो हर जगह एक जैसे नहीं है। आपने बहुत सी आकृतियाँ देखी हैं, आप कहीं क्या देखते होंगे, माउंटेन्स देखते होंगे, कहीं पर प्लेट्यूज देखेंगे आप, ठीक है, कहीं पर प्लेन रीजन देखेंगे, तो कहीं पर आपको वैली दिखाई देगी, तो कहीं आपको ओशियन यानी समुद्र दिखाई देंगे, पूरा एरिया किससे, पानी से भरा हुआ यानी समुद्र दिखाई देगा, ठीक है। समुद्र भी जो है वो आपके इसी लिथोस्फीयर पर ही है। तो समुद्र के जो नीचे वाली जो तट होता है, समुद्र का जो तट होता है, सतह जो होती है, सरफेस ऑफ द, सरफेस नहीं हम कह सकते हैं जो इसका बॉटम होता है, बॉटम ऑफ द ओशियन आल्सो लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का विस्तार कहाँ है, लिथोस्फीयर का विस्तार जो है वो कॉन्टिनेंट्स एंड फ्लोर ऑफ ओशियंस भी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आल्सो फाउंड इन ओशियन फ्लोर एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक एज, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गए, ठीक है, वैली हो गई, इट्सेट्रा। इन सभी जगहों पर आपका लिथोस्फीयर फैला हुआ है। यानी एक तरह से हम इस तरह से अगर ध्यान से देखें, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें कहीं गड्ढा है, ये मान लो ऐसे गड्ढा है, ठीक है, और कहीं पर ही मान लो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ये एरिया है। तो लिथोस्फीयर किसे कहेंगे, जो इसकी सबसे ऊपर वाली परत आप देख रहे हैं, ये वाली, जो इसके सबसे ऊपर वाली परत आप देखेंगे ना, ये वाली जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे नदी के सतह के नीचे हो, ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, जो आप कलर्ड वाला एरिया देख रहे हैं, ये लिथोस्फीयर कहलाएगा। यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नोन एज लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का नेचुरल एनवायरनमेंट में इतना महत्व क्यों है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, सब कुछ इसी लिथोस्फीयर पर ही निवास करते हैं। हैबिटेट, इनका हैबिटेट कहाँ पर है? इसी लिथोस्फीयर में। तो आप लिख सकते हैं दिस डोमेन प्रोवाइड अस फूड, ठीक है, शेल्टर एक्सेट्रा। ये डोमेन जो है हमें फूड प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डोमेन है, नेक्स्ट डोमेन जो है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? वाटर, यानी वाटर से बना हुआ जो डोमेन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देखो इस पृथ्वी पे जहाँ भी, इस पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर कहीं पर आपको ओशियन मिलेगा वाटर रिसोर्स के रूप में, कहीं पर आपको क्या मिलेगी? रिवर्स मिलेंगे, कहीं आपको पॉन्ड्स मिलेंगे, वेल मिलेंगे, ठीक है, कुएं मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, लैक मिलेंगे। ये सब क्या है? ये जितना भी वाटर डोमेन आपको अर्थ पर जहाँ जहाँ आपको पानी मिलेगा, इन सबको कंप्राइज कर लीजिए, उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। क्या लिख सकते हैं? इट कंप्राइजेज various source of water. It comprises various source of water and different type of water bodies। जितनी भी वाटर बॉडीज आपको मिलते हैं अर्थ पर। अब वाटर बॉडीज क्या होती हैं? जैसे वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, लैक हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं? वाटर बॉडी। तो आप लिख सकते हैं लाइक एज लैक, रिवर, ठीक है, लैक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स एटसेट्रा। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किसे कहेंगे? इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी, यानी वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। किसके द्वारा? डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज और वेरियस सोर्स ऑफ वाटर के द्वारा आपका हाइड्रोस्फीयर बनता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में जल मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? जल मंडल। याद रखिएगा, जल मंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर आपके समझ में आ गया। हाइड्रोस्फीयर के बाद एक और डोमेन है आपका, थर्ड डोमेन। इस थर्ड डोमेन को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहा जाता है वायुमंडल, ठीक है। अब आप देखेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी अर्थ की अपेक्षा तो पतला ही कहेंगे, लेकिन एक लेयर पाई जाती है। इस एयर की लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? इसी एयर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं इसको। ये तो आपकी अर्थ हो गई आपकी, ठीक है, और ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक। तो आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो थिन लेयर ऑफ एयर लिख सकते हैं आप, थिन लेयर ऑफ एयर
थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, दैट सराउंड द अर्थ, known as atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर, हवा की एक पतली परत जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखा है, सराउंड द अर्थ, नोन एज एटमॉस्फेयर। क्या कहेंगे उसे हम? वायुमंडल कहेंगे। अब कभी आपने सोचा है कि वायुमंडल स्पेस में क्यों नहीं चला जाता? मून है आपका, जो सैटेलाइट है, मून आपकी 6th क्लास में आपने प्लैनेट, सैटेलाइट्स इन सब के बारे में पढ़ा होगा। जो आपका मून है वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? कारण क्या है कि और जो प्लैनेट्स है वहाँ एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास ही अपना एटमॉस्फेयर तो हर जगह मिलेगा, लेकिन कहीं पर बहुत पतला एटमॉस्फेयर मिलेगा और कहीं पर बहुत ज़्यादा डेंस मिलेगा जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अर्थ की ऐसी खासियत क्या है कि अर्थ के पास ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक ऐसा डोमेन है एटमॉस्फेयर का जिसमें लिविंग। कारण क्या है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को बांध कर रखता है। यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इन एटम्स को, एटम्स ऑफ एयर, यानी एटम्स के जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं इनको अपने से बांध कर रखते हैं, दूर जाने नहीं देते हैं। जिस दिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर हो गायब हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस होल्ड करके रखता है किसके? चारों तरफ से आपकी एयर की इस पतली सी लेयर को, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड आवर एनवायरमेंट, या एटमॉस्फेयर, होल्ड आवर एटमॉस्फेयर, सॉरी। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखते हैं। तो ये 3 डोमेन्स आपने पढ़ लिए जो मुख्य रूप से थे आपके नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। अगर हम बात करें तो जो आपके एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स थे उसमें नेचुरल कंपोनेंट के ये 3 डोमेन्स थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब अगला जो हमारा डोमेन है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 4th जो डोमेन है उसकी बात करेंगे। 4th डोमेन जो आपका इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट का है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। ये जो तीनों डोमेन्स आपने देखे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों डोमेन्स को तो आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं या इनसे होने वाली मूवमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो अब मैं 4th डोमेन्स की बात कर रहा हूँ, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर साइंटिस्टों के द्वारा निर्मित किया गया, साइंटिस्टों ने इसे नाम दिया है बायोस्फीयर। अब ये कोई अलग से, जैसे ये तीनों तो अलग अलग थे, पूरा एयर वाला जो एरिया था वो एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर वाला एरिया था वो आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, जो लैंड वाला एरिया था वो लिथोस्फीयर हो गया। लेकिन बायोस्फीयर कोई अलग से अर्थ पर पाया जाने वाला पार्ट नहीं है, बल्कि वो इसी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों के इंटरेक्शन से बनता है। यानी आप कह सकते हो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के इंटरेक्शन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? इंटरेक्शन के। जब ये तीनों डोमेन्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक नैरो जोन बनता है और उस नैरो जोन को ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है आपका लिथोस्फीयर और ये है आपका हाइड्रोस्फीयर। अब
इनके अलावा जो तीसरा जो आएगा ये है आपका क्या, ये है आपका एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एक नैरो जोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों एक ऐसा स्थान, ए नैरो प्लेस, जहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों हाइड्रोस्फीयर या तीनों डोमेन्स आपस में आकर मिलते हैं। यहीं पर आपकी जो लाइफ होगी वो पॉसिबल होगी, लाइफ इसी जगह पॉसिबल होगी, क्योंकि ये तीनों का क्या है, ये तीनों का एक नैरो जोन है। इस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वाले जोन को आप क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर। क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप लिख क्या सकते हैं इसे, आप इसे लिख सकते हैं, बायोस्फीयर का आप लिख सकते हैं, बायोस्फीयर के लिख सकते हैं ए नैरो जोन where all the domain of natural environment interact each other and provide support of life, known as बायोस्फीयर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, पहले मैं आप इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने तालाब देखा होगा, जैसे मैं एक पॉन्ड बना देता हूँ, एक तालाब देखें आप, एक पॉन्ड की अगर हम बात करें, एक पॉन्ड है आपका ये, इसमें वाटर भरा हुआ है। तो इस पॉन्ड में आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, जैसे आपको मछलियाँ दिखाई देंगे, फिशेस हैं, फिश हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट दिखाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको वेजिटेशंस भी दिखाई देंगे, कुछ एक्वेटिक वेजिटेशंस जो सबमर्ज्ड होती हैं, सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशंस आपको दिखाई देंगे, में जलीय वनस्पतियाँ। कुछ आपने देखा होगा वाटर के सरफेस पर, सतह पर ऊपर कुछ वेजिटेशंस आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब आप यहाँ बात करेंगे, जैसे ये जो वेजिटेशंस हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग हैं तो इनको क्या कहा जा सकता है, बायोटिक कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, बायोटिक। और इसके अलावा भी पॉन्ड में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर के अलावा आप यहाँ इस पॉन्ड के अंदर ये मिट्टी देख रहे होंगे, सॉयल देख रहे होंगे, सॉयल की लेयर होगी यहाँ पर, ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या है, आपके सॉयल है, प्लस क्या है, ये सॉयल है। इसके अलावा इस वाटर के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर आपका ऑक्सीजन मौजूद है, साथ में सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है, सनलाइट भी मौजूद हो गई। तो ये जो चारों चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या सनलाइट हो गया, वाटर हो गई, सॉयल हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया, ये सारे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। क्या कहलाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ए बायोटिक और बायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने के बाद एक सिस्टम बना रहे हैं, और इसी पूरे सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। यानी आप कह सकते हैं इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक और ए बायोटिक एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सॉइल ना हो, वाटर ना हो, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। एक पूरा सिस्टम बनता है, इनके लिए यही इनकी दुनिया है।
तो ये एक तरह का सिस्टम बन गया। अब इकोसिस्टम आपके घर में एक जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम जानते हैं, जिसके अंदर शीशे का ग्लास का बना होता है, जिसके अंदर मछलियाँ रखी जाती हैं। आपने देखा होगा घरों में एक्वेरियम होता है, घरों में सजाने के लिए जीवित मछलियाँ होती हैं, एक्वेरियम में रखा जाता है। वो एक्वेरियम क्या है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है, लेकिन ये नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो है वो आपके एक एक्वेरियम से लेके आपकी सबसे बड़ा अगर इकोसिस्टम बात करें तो आपके अर्थ सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको रेन फॉरेस्ट मिल सकता है, रेन फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। हर क्षेत्र का एक पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर वहाँ के रहने वाले जीवों के साथ, वहाँ के रहने वाले बायोटिक का, वहाँ के मिलने वाले ए बायोटिक के साथ इंटर रिलेशन हो जाता है, तो क्या बन जाता है, आपका इकोसिस्टम बन जाता है। तो इकोसिस्टम में आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इकोसिस्टम की आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as relation of between the organism and their surrounding formed an ecosystem। अब ध्यान से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन है, एज वेल एज बिल्कुल उसी तरह से जो रिलेशन है वो ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशन है, उसी तरह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उसके सराउंडिंग के साथ है, और लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशनशिप और उस लिविंग का अपने उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है वो आपका एक इकोसिस्टम बनाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जानते हैं क्या होता है? रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच वाली जो लाइन होती है, जो बीच वाली काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इस क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर के 5 डिग्री साउथ में, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, यहाँ पर आपके रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में, और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो इतने घने हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी आपकी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ये आपके जो ब्राज़ील के जंगल हैं, अमेजन के जंगल हैं, वो इतने घने जंगल हैं कि उनको अकेले ही वो दुनिया के 40% से ज़्यादा ऑक्सीजन वो जंगल देते हैं, इसलिए उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो रेन फॉरेस्ट का अलग ही अपना इकोसिस्टम है। ठीक उसी तरह से ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड भी इकोसिस्टम का उदाहरण है। उसी तरह से डिजर्ट हो गया, डिजर्ट का इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम के आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, वो है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या है ये? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? सिंपल सी बात है, जिस तरह से ह्यूमन बींग जब जैसे किसी इन्वायरमेंट में जब ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद उसे मॉडिफाइड कर लेता है अपनी नीड के अनुसार। जैसे मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ क्या करता है, अपने आप को अनुकूलित करता है या वहाँ के इन्वायरमेंट को अनुकूलित कर लेता है, अपने हिसाब से बना लेता है। तो उस मॉडिफाइड इन्वायरमेंट को हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रिलीजन हो गया। जब मैंने आपको ग्राफ बताया था, उसमें बताया ना, रिलीजन है आपका, कम्युनिटी है, पार्क है, रोड है, ये सब क्या है? ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है। ह्यूमन ने क्या किया?
ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद थी उसको अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्हें अपने अकॉर्डिंग क्या किया, मॉडिफाइड किया। तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन बींग इंटरैक्ट विद द ह्यूमन बींग interact with the environment and modify it according to their needs, known as human environment। ठीक है, समझ में आ गया। ह्यूमन बीइंग क्या है, इंटरैक्ट करता है किसके साथ, विद द इन्वायरमेंट, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है एंड मॉडिफाइड कर लेता है उसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उसे मॉडिफाइड कर लेता है, नोन एज ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, रिलीजन, कम्युनिटी, शुरू में बताया था, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में इसके बताए थे। तो ये हो गया ह्यूमन। ये आपका 7th क्लास के लेसन 1 का पहला लेसन 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, एनवायरनमेंट। इसमें 2 चीज़ें, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि 5 जून डेट आप याद रखिएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अधिक ज़्यादा और दूसरे चैप्टर्स के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।